ठीक है, अब हम अपना शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताती है हमें? ये हमें बताती है कि समझ लो अभी आप सब पढ़ रहे हो। आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको A+ मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन अगर आप अभी पढ़ नहीं रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? आप फ्री टाइम कर रहे होते। फ्री टाइम होता आप टीवी देख रहे होते, आप कोई वेब सीरीज देख रहे होते, जितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं आप सब काम कर रहे होते, जो आपको एग्जाम में F दिलाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो जब आप अपने फ्री टाइम को छोड़कर स्टडी कर रहे हैं और आप इस ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए इसको गिव अप कर रहे हैं, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम लोग बिजनेस में अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेते हैं इस तरीके से कि जो हमारा कोई और ऑल्टरनेटिव है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 डिसीजंस अवेलेबल है 1 और 2, तो मैं इस डिसीजन को लेती हूँ, इस डिसीजन को नहीं लेती। जब मैं कुछ और फॉरगॉन कर रही हूँ इसको लेने के लिए, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। आप कोई भी डिसीजन ले लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में, कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर उसमें होगी, और वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लें, आपको दूसरे डिसीजन को हटाना होगा। आपके पास लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है, और आप बाकी ऑल्टरनेटिव्स को खारिज कर देते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए बाकी की कॉस्ट को हटा रहे हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल याद रखना कि आज हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें A+ मिल पाए, और हम जो फ्री का टाइम है उसको नहीं ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल बेस्ट है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? हम इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑल्टरनेटिव को हटाना उसकी कॉस्ट को हटाने के बराबर है, यानी कि उसका बेनिफिट जो आप नहीं ले पा रहे हैं, किसी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि फ्री टाइम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है, बस सिंपल सी चीज़। दूसरा प्रिंसिपल आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू का। यहाँ पर बिजनेस चाहता क्या है? बिजनेस चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाए, और कॉस्ट जितनी कम कर सके करना चाहता है। अगर आप किसी भी फर्म के मैनेजर हैं, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि आपके गुड्स इतने अच्छे बने कि आप जब उसको सेल करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, और जब आप उसको प्रोड्यूस करें तो उसको प्रोडक्शन करने में कम से कम कॉस्ट लगे, है ना? तो वो होता है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आप क्या चाहेंगे? आप ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे जहाँ पर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट हो, जहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो, और आपका कॉस्ट का जो डिक्रीज का रेशियो है वो ज़्यादा हो, rather than it increases. You don't want it to increase, you want it to decrease as much as cost as you want. ठीक है, then the other thing is you want to increase your revenues more than you decrease it, यानी कि जो increase करने का रेशियो हो वो ज़्यादा हो आपके डिक्रीज करने से। ठीक है, एंड इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यू। बात एक ही है, रेवेन्यू को ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। सिंपल सी चीज़ है, इस प्रिंसिपल में कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ पर आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो। ऑफकोर्स सी बात है, आप प्रॉफिट ज़्यादा चाहेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। देन आता है टाइम पर्सपेक्टिव। देखो, डिसीजन कोई भी लिया जाए, आपके फर्म को दोनों ही चीज़ों को देखना होगा, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म के गोल्स हों, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हों। हमें आज कोई डिसीजन अच्छा लग सकता है, जैसे कि आज मैं आपको कहूँ कि आज मैं ये वीडियो ना बनाकर घूमने जा सकती थी। ठीक है, अब ये घूमने वाला तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दे दिया।
लेकिन अगर मैं ये वाला डिसीजन आज वीडियो बनाने का ना लेती तो ये शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आ जाता कि भाई घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वीडियो ही नहीं बनेगी तो मैं आप तक पहुंचूंगी कैसे, आप पढ़ेंगे कैसे? तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट तो गलत हो गया, शॉर्ट टर्म में मेरे को तो मज़ा आ गया घूमने में। तो ऐसा डिसीजन लो कि थोड़ा सा घूम लो और थोड़ा सा वीडियो बना लो, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बना लो, है ना? तो इस पे ऐसा डिसीजन लूँ कि मैं ऐसे बैलेंस रखूँ कि मेरे को शॉर्ट टर्म में भी सही रहे और लॉन्ग टर्म में भी सही रहे। तो ऐसे ही बिजनेस में जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो ऐसे लिए जाते हैं कि वो एक राइट बैलेंस बनाए आपके शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन बेसिकली मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो चाहे वो शॉर्ट रन में आपको बेनिफिट दे और लॉन्ग रन में भी बेनिफिट दे, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो टाइम पर्सपेक्टिव को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये आपको आगे भी काम आएगा, ये फॉर्मूलाज आपको आगे भी काम आएंगे, तो आप अभी से इसको अच्छे से समझ लो। बिफोर कमिंग टू दिस स्लाइड, लेट मी टेल यू कि ये बेसिकली होता क्या है। यहाँ ये प्रिंसिपल ही नहीं, सिर्फ आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा। हमारे पास किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे कि आज मेरे को किसी भी फ्रेंड से 100 रुपीज़ लेने थे, उसने मुझे बोला कि मैं आपको फ्यूचर में, आज तो मेरे पास नहीं है पैसे, मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा, ठीक है, 100 रुपीज़। लेकिन आप खुद सोचो कि जो 100 रुपीज़ की वैल्यू आज है, जो वैल्यू आज है, क्या वो कल भी सेम होगी? क्या कल भी सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे हमारा जो रुपीज़ का वैल्यू है डॉलर के मुकाबले कितना ज़्यादा डेप्रीशिएट होता जाता है। यानी कि अगर आप $1 में जो चीज़ खरीद सकते हैं वो आप यहाँ पर 67, कम बोल दिया, 70 रुपीज़ में खरीद पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपको कोई बोले ना कि या तो आज 100 रुपये ले ले या फिर मैं तेरे को 3 महीने बाद दे दूंगा, भाई आज ही ले लो, आज ही ले लो जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल लगता है। यानी कि आज की जो वैल्यू है पैसे की वो कल सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि डेप्रीशिएट होगी। हो सकता है आज के 100 रुपये की वैल्यू तब 150 हो चुकी हो और आपके हाथ में तो 100 रुपये ही आएगा, क्योंकि आपने तो 100 रुपीज़ ही उधार दिया था अपने दोस्त को। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है 90, सॉरी मैंने 150 को लिखा, वैल्यू 150 हो सकती है लेकिन आपको 90 के मुकाबले 100 रुपये मिल रहा है, समझ रहे हो? तो वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू 150 आपको मिलने थे, अब आपको 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है? तो जो आप 90 रुपीज़ में पहले खरीद पाते थे अब आप उसको 100 रुपये में खरीद रहे हो, तो यहाँ पर 10 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको घाटा पड़ गया, ठीक है? तो अगर आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो और इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ठीक है? अब देखो प्रेजेंट वैल्यू की, अगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो और आपको बोल दें कि फ्यूचर वैल्यू निकालो, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग, कंपाउंड करना, आज की वैल्यू फ्यूचर में देखना। और जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे पूछें तो क्या करना होगा? डिस्काउंटिंग। पहले तो वर्ड समझ लो कि जब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दें कि प्रेजेंट वैल्यू इतना है, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू पता है 1 + RN करके आप फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है? और इसी से ही अगर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो आप क्या करेंगे? इसको यहाँ ले आएंगे। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + RN, ये इसी से बना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो आप निकाल सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू निकालना हो चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो। लेकिन अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आज की वैल्यू आप कंपाउंड कर रहे हैं, पहले ईयर में कितनी थी, दूसरे में कितनी थी, तीसरे में कितनी थी, उसको कंपाउंड किया जा रहा है और यहाँ पे वैल्यू बताई जा रही है। लेकिन जब आप फ्यूचर वैल्यू से उल्टा चल रहे हो तो आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो। अब इसके लिए देखो, पीवी का फॉर्मूला तो आप समझ गए हैं, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + RN, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है? इसका आपको टेबल गिवन होगा या फिर वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में। अगर ना गिवन हो तो @ 10% की तो याद करके ही जाना,
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एट द रेट अगर पीवीएफ आपको याद होंगे बहुत इजी होते हैं, 0.909, 0.826, 0.751, तो ये बहुत इजी होते हैं, इनको लर्न कर लेना एटलीस्ट ईयर ऑफ, अगर ईयर की बात करें तो एटलीस्ट 10 तक आपको लर्न होने चाहिए, 3-4 बार लिखो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में निकालना आता है, या तो आपको फ्यूचर वैल्यू दे देंगे या आपको प्रेजेंट वैल्यू दे देंगे, फॉर्मूला दोनों का सेम है, अगर फ्यूचर वैल्यू देते तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू पुट कर देना, प्रेजेंट वैल्यू देते तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू पुट कर देना, बहुत सिंपल है। अब आर का क्या मतलब होता है, आर आपको जो भी रेट दिया होगा, ठीक है, और एन का क्या होता है, जो भी आपको ईयर बोले, जैसे बोलते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आज मैंने 100 रुपये डाले हैं बैंक में, मेरा इंटरेस्ट जो है, या आर, या आपको आर या आई कुछ भी दिख सकता है, रेट है 10%, और 3 साल के बाद बताओ कि कितने पैसे होंगे, तो वो यही तो आपको आपसे पूछ रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू बताओ जब प्रेजेंट वैल्यू आपकी 100 है, 1 प्लस आर आपका क्या है 10 और 3, बस निकाल दो कैलकुलेट करके, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। तो यही सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी जाती है। आइए अब हम डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो समझा दिया है मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का मतलब, अब पढ़ लेते हैं। देखो, अ राइजिंग वैल्यू ऑफ टुडेज सम एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट गिवन एट द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही इसी को थ्योरी में बता रहा है कि आपकी आज की प्रेजेंट वैल्यू आप किसी भी रेट पर लेते हैं, ये एन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऐसे है 1 प्लस आर एन, ओके। तो ये थ्योरी में ही बताता है कि आज की सम की वैल्यू किसी भी रेट पर कुछ ईयर के बाद कितनी होगी, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालो। यहाँ भी पढ़ लेते हैं, टुडेज वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट सीरीज ऑफ पेमेंट टू बी रिसीव्ड एट अ लेटर डेट, किसी लेटर डेट पे मिलनी है, गिवन एट अ स्पेसिफाइड डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो जब हम लोग, प्लीज ये वाला फिगर जरूर याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो उसको कंपाउंडिंग बोला जाता है, और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाते हैं तो हम उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसको हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। ये भी मैंने आपको किसी न किसी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर समझाया हुआ है। देखिए, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाती हूँ। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये गॉजन है, उन्होंने दिया था, इनका नाम तो मार्शल जेवंस ने दिया था, गॉजन्स फर्स्ट लॉ, इस लॉ का नाम, लेकिन ये लॉ किसने दिया है, गॉजन ने। तो गॉजन्स फर्स्ट लॉ अगर कहीं दिखे, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिखे, सेम बात है। सबसे पहले बात तो नाम की हो गई। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल सी चीज़ बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाया था तो अलग ही मज़ा आ गया, मतलब एक अलग ही चीज़ बर्स्ट था, तो समझ ही जाओ कि कितना ही मज़ा आया होगा। फिर मैंने दूसरा स्लाइस खाया, मुझे ठीक लगा, मज़ा आया। तीसरा स्लाइस खाया तो मेरा पेट भर गया। लेकिन जब मैंने फोर्थ स्लाइस खाया तो मैंने कहा भाई बस करो, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्लाइस में जो मज़ा आया, सेकेंड स्लाइस में वो थोड़ा सा कम हुआ, थर्ड स्लाइस में वो थोड़ा सा और कम हुआ, फोर्थ स्लाइस में आके मेरा पेट भर गया। तो जब मैं फिफ्थ स्लाइड पे अगर गई तो पेट दर्द ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे ही जब हम लोग अपने किसी भी गुड के यूनिट को बढ़ाते रहते हैं तो उससे आने वाली टोटल यूटिलिटी तो एक टाइम तक बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आई होप आपको ये पता हो। मार्जिनल यूटिलिटी होता है हर एक अलग, जो हम पढ़ रहे हैं TUN-1 करते थे ना बचपन से, कि जो हम लोग नेक्स्ट, ये देखो टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हुई, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 8, ये मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसका डिफरेंस क्या है, 6। ऐसे ही 24, 28, 4 डिफरेंस, 28 माइनस 30 2 का डिफरेंस, 30 माइनस 30 0, ठीक है।
अब 28 माइनस 30 -2, इसका मतलब क्या है कि पिज़्ज़ा की पहली स्लाइस ने 10 यूटिलिटी दी, दूसरी स्लाइड ने 18 दी, 3 ने 24 दी, फोर्थ भी मैंने खा ली, फिफ्थ पे बस मेरी जान निकल रही है, सिक्स्थ में उसकी यूटिलिटी 0 हो गई। अब मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, यानी कि मैं थक गई हूँ पिज़्ज़ा खा के। नेक्स्ट में नेगेटिव हो गई मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मुझे उससे मिलने वाला बेनिफिट जो हो रहा था, जो मेरे को तृप्ति हो रही थी, एकदम मजा आ रहा था, वो कम होता गया विद द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड और पिज्जा, राइट। ये वो एग्जाम्पल है। तो हर एक पिज्जा की स्लाइस से आप धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। पर ध्यान देना कि जैसे जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, वो एक टाइम पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर वो आपको 0 यूटिल्स देगी, यानी कि आपकी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो MU का ग्राफ होता है ऐसे। लेकिन TU आपका इंक्रीज करेगा, और एक टाइम के बाद जहां पर ये मीट करेंगे, मीट इन द सेंस कि जहां पर TU मैक्सिमम होगा, MU को वो टच करेगा, और धीरे धीरे आपकी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही TU डिक्रीज करेगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कंजम्पशन विद ईच स्लाइस विल डिक्रीज, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम 0, and then it will be negative. So I hope you understood the graph, I hope you understood the table, and this is the formula for calculating marginal utility. हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स को समझ रहे हैं, तो आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, आइए हम चलते हैं हमारे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक्सटेंशन है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप इसको भी समझ जाएंगे। देखो, जब हम बात करते हैं यूटिल्स की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता रहेगा अलग अलग गुड्स को, और धीरे धीरे करते करते जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है, यानी कि यूटिलिटी है, वो कम होती रहेगी। जितना ज़्यादा वो नेक्स्ट पर जाता रहेगा, नेक्स्ट यूनिट्स पर जाता रहेगा। यहाँ पर अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जब उसका, जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, वो चाहेगा कि जो उसका प्रोडक्ट का रेवेन्यू है, ठीक है, उसका जो रेवेन्यू है वो उसके कॉस्ट के पहले प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच करता हो। यानी कि आज उसको जितना कॉस्ट और रेवेन्यू मिल रहा है एक प्रोडक्ट बनाने से, जब वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाए तो उससे मिलने वाला बेनिफिट भी सेम हो। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि वो जितने भी गुड्स को खरीदे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो। इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को समझते हुए चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो ए प्रोडक्ट से मिल रही है with price of, because we are paying some price to get this utility, right? कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करते हैं, तभी हम गुड की यूटिलिटी को ले पाते हैं। उसका प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के साथ इक्वल हो, ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। ऐसे ही अगर हम लोग एक प्रोड्यूसर की बात करें, तो वो भी यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करे इस तरीके से, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल उसको मिल जाए, एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल उसको मिल जाए कि वो अपने प्रॉफिट्स को, अपने प्रोडक्ट के रेवेन्यूज को कॉस्ट से, क्योंकि उसको भी कॉस्ट लग रही है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, जैसे हमें प्राइस पे कर रहे हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी को लेने के लिए, इक्वल हो MRP 2 के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे। आज के लिए इतना ही है। ये कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। तो कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है? ये वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया था थोड़ी देर पहले। अगर आपने वीडियो को सही से देखा है, समझा है,
आप अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, स्पेशली प्रिंसिपल्स, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक बारी में समझ नहीं आए, दोबारा से एक बार सुनना, आई गारंटी समझ आएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन आती है, कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं और अच्छे अच्छे फीडबैक भी देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी के भी लिंक हमने दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। Please like the video, share it with your friends, and do answer this question in the comment section. Thank you for watching, and don't forget to subscribe.